सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। बिहार जाति सर्वेक्षण पर केंद्र सरकार ने बीते सोमवार देर शाम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि पिछले हलफनामे में निश्चित पैराग्राफ अनजाने में छूट गया था। केंद्र सरकार की इस एडवांसी पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी का जन्म ही पिछड़ा विरोध में हुआ है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी कि वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। किसी भी वर्ग के गरीबों के कल्याण हेतु बिहार सरकार द्वारा कोई सामाजिक सर्वे कराना गरीब विरोधी बीजेपी को अनुचित कैसे लगता है। बीजेपी जातिगत जनगणना और सर्वे से डरती है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के मानचित्र में दिखाए जाने पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने आज कथित 2023 मानक मानचित्र पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि कोई आधार नहीं है। अरिंदम बागची ने इसके साथ ही कहा कि चीन के ऐसे कदम सीमा विवाद हल करने के मुद्दे को और मुश्किल बनाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं यानी 33 करोड़ गैस कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम करने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह दबाव है। चंद्रयान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर इस प्रयासों के लिए उसे बहुत बहुत बधाई दी है। मंत्रिमंडल ने कहा है कि कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का भी प्रतीक है। कैबिनेट ने इस बात का भी स्वागत किया है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिक्षण, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सफल चंद्रयान मिशन के बाद भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पूरी तरह तैयार है। यह मिशन संभवतः आगामी 2 सितंबर को लॉन्च होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब सूर्य मिशन में लोगों की रुचि भी कई गुना बढ़ गई। भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र के मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर 31 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले अभ्यास टार 23 में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। इस टुकड़ी में 137 कर्मी शामिल हैं। यह 3 सेनाओं का एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नेतृत्व यूएस सेंटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1977 के कैंप डेविड समझौते के दौरान अमेरिका और मिस्र के बीच द्विपक्षीय द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष मिशन में आयोजित किया गया था। 1995 के बाद से अन्य देशों की भागीदारी के लिए इस अभ्यास का विस्तार किया गया। ब्राइट स्टार का पिछला अभ्यास साल 2021 में आयोजित किया गया, जिसमें 21 देशों की सेनाओं ने भाग लिया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया। इंडिया की कमान खड़गे के हाथों में आने से कैसे पीएम मोदी की रणनीति होगी फेल, देखते हैं ये रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन नए जोश के साथ विपक्ष को एकजुट करते नजर आए। जो बीजेपी अब तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले खड़गे को गांधी परिवार का रबर स्टैंड मान रही थी, वो अब उनके सामने पानी भरती नजर आ रही है। 26 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस की कमान संभालने के बाद से खड़गे अपने काम करने के तौर तरीकों और राजनीतिक सूझबूझ से बीजेपी को चुप कराते नजर आए हैं। अब इंडिया गठबंधन के लिए खड़गे के अध्यक्ष बनने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए उनके पास दलित चेहरे के तौर पर एक वरिष्ठ नेता है जो इसका नेतृत्व कर सकता है। इसके अलावा खड़गे के लंबे राजनीतिक अनुभव को भी तरजीह दी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की अटकलें हैं। हालांकि नीतीश कई दफा इनकार कर चुके हैं कि वो कोई पद नहीं चाहते हैं। मंगलवार 29 अगस्त को सीएम नीतीश ने एक बार फिर कहा, हम मुंबई जा रहे हैं और मेरे पास देश की ज्यादातर विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही दोहरा रहा हूं। 31 और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति का भी ऐलान हो सकता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इस गठबंधन में शामिल हुए ज्यादातर विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में आयोजित हुई थी। इसके बाद 17 और 18 जुलाई
को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, जिसमें इस गठबंधन के नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की घोषणा की गई थी। गठबंधन में 26 विपक्षी दल शामिल हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के और भी कई दल शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के बढ़ते दबदबे से बीजेपी मुश्किल में है, तो चीन के बढ़ते हौसलों से पीएम मोदी मुश्किल में है। G20 में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों की तस्वीरें देखी थी और अब चीन ने नया नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र होने का दावा किया है। चीन की इस हरकत पर पीएम मोदी विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता के निशाने पर आ गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की सरकार ने बीते सोमवार को ऑफिशियली एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बताया है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की विस्तारवादी नीति को अंजाम दिया हो। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी थी। चीन के इस दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन सहित भारतीय क्षेत्र भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है। मनमाने ढंग से इजाद किया गया कोई भी चीनी मानचित्र इसे बदल नहीं सकता। हालांकि ये देखना दुखद है कि गलवान के बाद भी चीन का धोखा और हिम्मत जारी है। हमारे 20 बहादुर सैनिकों के शहीद होने के बाद पीएम मोदी ने ये कहकर उन्हें खुली छूट दे दी कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं घुसा। मई 2020 से पहले की यथास्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए और मोदी सरकार को इसकी बहाली से कम किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन में चीन के अतिक्रमण का मुद्दा वैश्विक मंच पर उजागर करने का एक और अवसर होगा। मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि LAC के साथ 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जा खत्म होना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी से कहें, अगर आप मजबूरी के कारण भारत माता की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप हट जरूर सकते हैं और सेवानिवृत्त होकर मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं। झूठ से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं हो सकती। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लद्दाख दौरे के दौरान कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने उल्टा राहुल पर ही हमला बोल दिया था। अब तो चीन ने ही इसकी पुष्टि कर दी है। चीन लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, वहीं राहुल गांधी भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगले महीने यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वो बेल्जियम में यूरोप आयोग के सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। उनके पेरिस में एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने की भी योजना है। तो क्यों खास है राहुल गांधी का यूरोप दौरा? देखते हैं ये रिपोर्ट। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा के बाद अब राहुल गांधी यूरोप की यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में यूरोप की 5 दिन की यात्रा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो विदेश यात्रा के दौरान 7 सितंबर को राहुल गांधी बेल्जियम में यूरोपीय आयोग के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वहीं 8 सितंबर को पेरिस में विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। 9 सितंबर को वो पेरिस में श्रमिक संगठन की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद उनके नॉर्वे जाने का कार्यक्रम है, जहाँ राहुल 10 सितंबर को प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकते हैं। राहुल गांधी के यूरोप दौरे को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल उस वक्त यूरोप की यात्रा कर रहे हैं जब 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। गौरतलब है कि इस साल मई में राहुल गांधी ने अमेरिका का लंबा दौरा किया था। कांग्रेस नेता ने इस दौरान सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क शहरों में भारतीय प्रवासियों, कारोबारियों, पूंजीपतियों और कानून निर्माताओं के साथ साथ दूसरे अहम लोगों से बातचीत की थी। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की थी। इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके संबंध भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। बीजेपी ने मांग की थी कि राहुल गांधी को सच्चाई बताना चाहिए कि उन्होंने सुनीता विश्वनाथ से ये मुलाकात क्यों की, जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग की जाने वाली एक कंपनी से जुड़ी है। राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर गए तब बीजेपी ने इसका विरोध किया है। अमेरिका में दिए राहुल के बयान से बीजेपी सरकार सवालों में आ गई थी। अब यूरोप दौरे पर जाने से पहले ही बीजेपी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि बीजेपी में राहुल को लेकर खौफ है। राहुल गांधी के यूरोप दौरे से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता लालू यादव ने भी पीएम मोदी की बढ़ा रखी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव आज पटना से तेजस्वी यादव के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस दौरान लालू यादव के तेवर देखने लायक थे। लालू यादव एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से मुंबई रवाना होते हुए अपने पुराने अंदाज में नजर आए। पटना से मुंबई रवाना होने से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव
यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जब पटना में पत्रकारों ने मुंबई में विपक्ष की होने वाली बैठक के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने हाथ के इशारे से कहा कि वो नरेंद्र मोदी का गर्दन पकड़ने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का नरेटिव पकड़े हुए हैं, हम हटाना है। लालू प्रसाद यादव के कॉन्फिडेंस को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 सितंबर को होने वाली मुंबई की अब बैठक बहुत अहम होने वाली है। इस बीच बीजेपी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश में लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होगा। कुछ लोग देश में कुछ भी करने में सक्षम है। मैं पिछले 7 महीने से ये बात बार बार कहता आ रहा हूँ। लालू के इन तल्ख तेवरों से साफ है कि 2024 में पीएम मोदी के लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल है। मुश्किल बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी की बढ़ा रखी है। सिक्किम में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अभी से रणनीति तैयार करने में लगी हैं। इस बीच गंगटोक से बीजेपी विधायक वाईटी लेप्चा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गंगटोक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वाईटी लेप्चा ने दावा किया है कि अगर भगवा पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वो 500 वोट भी नहीं हासिल कर पाएगी। दरअसल लेप्चा सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम के साथ बनाए गठबंधन की वकालत कर रहे थे। लेप्चा का ये बयान प्रदेश भाजपा नेतृत्व की उस राय के विपरीत है जिसमें उसने कहा है कि पार्टी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाले गठबंधन सहयोगी एसकेएम से संतुष्ट नहीं है, वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एसकेएम के साथ गठबंधन के बिना भाजपा के किसी भी सीट पर जीतने की संभावना बहुत कम है। भाजपा ने अपने दम पर एक भी पंचायत सीट नहीं जीती है। हमने एसकेएम के साथ गठबंधन में 2 विधानसभा उपचुनाव जीते। आपको बता दें, उनका इशारा गंगटोक सीट से अपनी सीट और मार्तम रूमटेक सीट से एसटी विंग चुरप्पा की जीत की ओर था। लेप्चा ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थन करता हूं कि एसकेएम और भाजपा के बीच गठबंधन 2024 में भी जारी रहना चाहिए। बीजेपी विधायक के इस बयान से बीजेपी की कार्यशैली सवालों में है। सवाल तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार पर खड़े कर दिए हैं। 370 की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से पूछा कि जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, घाटी में कब बजेगा चुनावी बिगुल, ये सवाल लंबे वक्त से उठाकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार पर यही सवाल दागा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और चुनाव कब होंगे। केंद्र ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के भविष्य पर 31 अगस्त को सरकार विस्तृत बयान देगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि भविष्य में जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जबकि लद्दाख अभी केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 31 अगस्त को उच्चतम स्तर पर बैठक के बाद ठोस कदम सामने आ सकता है। मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने पूछा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, क्या कोई रोड मैप है? आपको हमें वो दिखाना होगा। आपको ये बताने के लिए हमारे सामने बयान देना होगा। आप एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में कैसे बदलेंगे और ये कब तक हो पाएगा, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है। अब कोर्ट ने तो केंद्र सरकार पर सीधा सवाल दाग दिया, जिसके बाद देखना होगा कि मोदी सरकार क्या जवाब देती है। जम्मू कश्मीर